हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, मंडे से आपकी जो टेट सीटेट सुपर टेट की वीडियो है यानी इसकी स्टडी है वो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है, आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं वो आपकी साइकोलॉजी से है। अब देखना यह है कि आप लोगों को मेरा तरीका, मेरी जो पढ़ाने का मेथड है वो आपको समझ में आता है या नहीं आता। अगर आता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज है, यहाँ पर हम समझाने वाले हैं, उसके बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जो पीडीएफ है, जो फोटो इसका मतलब जो हमने आपके लिए तैयार करा रहे हैं, यहाँ सिर्फ आपको समझना है। इसकी जो पीडीएफ फॉर्म होगी, अगर आपने यहां पर हमारे साथ इस ग्रुप में 500 बच्चे भी अगर आपने ऐड कर दिए, यानी हम ग्रुप की लिंक आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसे अन्य ग्रुपों में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग हमारे साथ तैयार हो जाएंगे पढ़ने के लिए, वैसे ही हम इसको यहां पे पढ़ाएंगे और ग्रुप में लिखाएंगे, तो आपका लिखने का टाइम बच जाएगा। यहां पर सिर्फ समझना है। लेकिन जितने बच्चे ऐसे हैं, अभी आप शुरुआत में इनको लिखिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरा अभी तरीका यही है कि अभी आपने हमारे साथ कम बच्चे जोड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में जोड़िएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ये टॉपिक जो आप देख रहे हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं, और वो फैक्ट बताऊंगा जिनसे आप अभी तक अनजान हैं। बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था उसमें उनकी आलोचना भी हुई थी और प्रशंसा भी हुई थी, दोनों चीजें हैं। और फैक्ट ये है कि अगर किसी चीज की प्रशंसा हुई तो उसकी आलोचना क्यों हुई। चलिए, तो इसी टॉपिक पे पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें सोपान, इनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। सोपान के बाद आप देखेंगे 4 प्रमुख अवस्थाएं इन्होंने बताई हुई थी, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो मेन चीज क्या है, आपको बता दूं कि आपको फैक्ट अगर रटने हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं आएगा, जितना अच्छा आप इन फैक्टों को एक बार समझेंगे तो भूलेंगे नहीं, गारंटी मैं देता हूं। सबसे पहले ध्यान बोर्ड पर दीजिएगा। DSSB में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जीन पियाजे जो थे वो कहां के निवासी थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखना, जो जीन पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के थे। कहां के? स्विट्जरलैंड के। दूसरा क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, लेकिन अब बन सकता है कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था। तो यह हुआ था 1896 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो वो था 1980 में, यानी ये 84 साल जिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है यहां से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि संज्ञानात्मक आखिर क्या है। विकास तो हम जानते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है, और ये हम पढ़ेंगे बाल विकास में। हालांकि आप विकास जानते होंगे, लेकिन विकास के भी क्या चरण है, क्या विकास का विस्तृत अर्थ है, इसकी चर्चा करेंगे जब हम बाल विकास पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है, यहां जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और इसमें इंपॉर्टेंट है हमें संज्ञानात्मक कहां से वर्ड बना है। तो संज्ञान का मतलब है यहां ज्ञान से। किससे है? ज्ञान से। ठीक है, किसी चीज को हम जब प्रभावशाली तरीके से कहना चाहते हैं या उसका एक विस्तृत अर्थ लेना चाहते हैं तो इसे हमने लिख दिया ज्ञान को संज्ञानात्मक। ठीक है, चलिए पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमने सिद्धांत, आप खुद एक बार फील करिएगा कि ये सिद्धांत अगर आपने बनाया होता तो कैसे बनाते। इंपॉर्टेंट चीज, तो कोई भी सिद्धांत बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, किसी टॉपिक के बारे में विस्तृत जानकारी लेनी होती है सबसे पहला। तो इन्होंने भी क्या किया, इसकी विस्तृत जानकारी इन्हें चाहिए थी। ठीक है, तो इन्हें जब विस्तृत जानकारी चाहिए थी तो इन्होंने क्या किया, अपने ही बच्चों पर इसका जो सिद्धांत था उसके जो प्रैक्टिकल जो चीजें देखनी थी वो उन्होंने अपने ही बच्चों पर देखी। अब देखना, इन्होंने इस सिद्धांत की सहारा कह सकते लिया था, तो इसमें अपने 2 बेटी और 1 बेटे, ठीक है, इस पर रिसर्च की थी। तो सबसे पहली चीज आ जाती है कि एक क्वेश्चन भी बनता है कि किस मनोविज्ञानी ने अपने प्रैक्टिकल के लिए अपने ही बच्चों का प्रयोग किया। तो वो थे आपके जीन पियाजे। एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2 बेटी और 1 बेटे पर इन्होंने जो अपना जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तैयार किया था उसमें इनका प्रयोग किया था।
इन्हीं पर उन्होंने रिसर्च किया था। ठीक है, अगली चीज और आती है क्या, इससे पहले एक बात और बताना चाहूंगा मैं, ये समझाने से पहले कि जो जीन पियाजे थे, इन्होंने जो आपने जीन पियाजे से पहले आपने पढ़ा होगा शायद, या नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं अपने इस चैनल पर बताने वाला हूं बुद्धि के सिद्धांत, और वीडियो पढ़ा भी है, आप चाहें तो उसे चैनल पे देख सकते हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत में हमने जब बताया था, तो एक लीडर बनाते हैं, हमने अपनी एक स्टोरी में लीडर बनाए हुए थे, वहां पर लीडर होता है जो सबसे आगे चलता है। तो सबसे पहले हमने जो नाम यूज किया था वो था अल्फ्रेड बिने का। किसका नाम था? अल्फ्रेड बिने। आप समझ लेना, जो अल्फ्रेड बिने थे, इन्होंने किसके सिद्धांत दिए थे? बुद्धि के सिद्धांत। और ये इसीलिए सबसे पहले इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसलिए अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है बुद्धि सिद्धांत का जनक। तो पहली चीज तैयार हो गई एक और। दूसरी चीज, इन्हीं के साथ बुद्धि के सिद्धांतों पर काम तो इन्होंने भी किया था। किसने? जीन पियाजे ने। समझ लेना, किसने क्या किया? जीन पियाजे ने भी अल्फ्रेड बिने के साथ बुद्धि के सिद्धांतों पर काम किया था। तो होता क्या है, बुद्धि में कई फैक्टर थे, और उन फैक्टर के आधार पर क्या हुआ कि अल्फ्रेड बिने ने कुछ और सिद्धांत दिए, इन्होंने कुछ और सिद्धांत दिया। तो इनका सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे तो इन्होंने किसके साथ काम किया था? अल्फ्रेड बिने के। अगर इनके साथ काम किया, किस पर काम किया? बुद्धि पर। तो अगर कभी पूछ लेता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित था, तो वो था बुद्धि पर, या कह सकते हैं इसको पूरा नाम देंगे तो बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो समझ गए ये किस से संबंधित है? दिमाग से, यानी बुद्धि से। चलिए, तो एक चीज और समझ में आ गई। अगली चीज, जब इन्होंने इनका प्रयोग किया दो बेटी एक बेटे का, तो आपको पता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात सबको पता है कि जो सिद्धांत है विकास का सिद्धांत, इसको हम क्या कहेंगे? विकासात्मक सिद्धांत। विकास के सिद्धांत बहुत सारे हैं, लेकिन अगर वो विकासात्मक सिद्धांत की बात करेगा, इस तो ध्यान रखना यहां पर नाम आएगा सीधा जीन पियाजे का। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि विकास के सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, लेकिन विकासात्मक सिद्धांत नाम दिया गया है तो इन्हीं के इस सिद्धांत को, जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसको ही नाम दिया गया है विकासात्मक सिद्धांत। तो कभी पूछ ले विकासात्मक सिद्धांत के जनक कौन है, तो वो है आपके जीन पियाजे। क्यों? क्योंकि इसी का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगली एक और बात करते हैं यहाँ पे, इनका जो ये सिद्धांत है वो बहुचर्चित सिद्धांत है। ठीक है, ये 20वीं सदी के दूसरे नंबर पर सिद्धांत आता है। ठीक है, 2002 में इसको सेकंड नंबर का सिद्धांत, मतलब फर्स्ट नंबर पर दूसरे को मिला था, लेकिन इसको नहीं मिला था सेकंड नंबर, मतलब अच्छे सिद्धांतों में ये दूसरे नंबर पर रहा। तो इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा भी है। क्या है? प्रशंसा। क्यों? क्योंकि इसके बाद अभी तक कोई ऐसा सिद्धांत नहीं बना जो इसको पीछे छोड़ सके। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि प्रत्येक मानव, चाहे वो बालक हो, चाहे एक वयस्क हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो, इन अवस्थाओं से प्रत्येक गुजरा हुआ है। तो इनके बारे में सटीक जानकारी जो दी थी वो जीन पियाजे ने दी थी। चलिए आगे बात करते हैं। इसकी प्रशंसा हो गई तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि इसकी निंदा हुई? इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही अच्छा फैक्ट। देखिए, अब आपको अगर सीधा सीधा बता दिया जाए कि इनकी जो निंदा हुई वो इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने अपने दो बेटी और एक बेटे का प्रयोग किया। मतलब अब ऐसा अगर आपको कोई कहेगा तो आपके माइंड में सीधा एक संकेत जाएगा कि इन्होंने अपने बच्चों को टॉर्चर किया, इसलिए इसकी निंदा हुई। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर हमने देखा है तो आज से पहले अगर आपने देखा होगा कि बच्चों का कहीं प्रयोग किया, उसकी वजह से निंदा हुई, इसका मतलब इन्होंने बच्चों को ऐसा बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए था, इसलिए यह निंदनीय हुआ। लेकिन नहीं, समझना क्यों निंदा क्यों हुई? क्यों हुई? क्योंकि ये सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई होंगी। वो कमियां क्या रह गई, क्यों रह गई? तो सबसे पहली चीज आएगी, इन्होंने अपने दो बेटी और एक बेटे के ऊपर रिसर्च किया। इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह हुआ कि उनकी जो आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव था वो सेम था। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता एक थे, इसलिए उन दोनों या तीनों के जो आनुवंशिकता के गुण थे वो समान थे। ठीक है, अगली अगर हम बात करें वातावरण की, तो ये बच्चे जो हैं वो एक साथ रह रहे थे, तो लगभग कह सकते हैं उनका वातावरण भी सेम था। लेकिन अगर हम कोई रिसर्च करते हैं तो अलग अलग जगह के फैक्टर उठाते हैं और उसके बाद हम रिसर्च करते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है या जो रिजल्ट आता है वो अच्छा आता है। तो इस कारण इसकी निंदा हुई, ना कि इस कारण की बच्चों को हमने टॉर्चर किया। तो समझ गए होंगे कि इनकी जो निंदा हो गई तो इसमें कुछ कमियां रह गई होंगी। क्यों? क्योंकि बच्चे एक ही जगह के, एक ही माता पिता के थे, इसीलिए इसकी थोड़ी सी निंदा भी हुई। चलिए अगली एक और बात करते हैं कि इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित करने से पहले उस सिद्धांत में कुछ यूज होते हैं फैक्टर,
उन फैक्टर को हम एक नाम दे सकते हैं तत्व या सोपान। तो ये जो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे सोपान, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो इन्होंने नाम प्रयोग किए हैं सोपान के लिए, जैसे अनुकूलन क्या है, आत्मसात्करण क्या है, समायोजन क्या है, साम्य धारण क्या है, मानसिक संक्रिया क्या है, या फिर संज्ञानात्मक संरचना क्या है, संरक्षण क्या है, स्कीम्स क्या है, स्कीमा क्या है, और विकेंद्रीकरण क्या है। अगर ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी तो ऑप्शन में इस तरह से ऑप्शन होंगे, उसका आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन इसको सही डिफाइन कर रहा है। तो सबसे पहले आ जाइए, एक एक चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जीन पियाजे ने क्या किया है, इन्होंने अवस्थाओं के आधार पर एक बच्चे के विकास को बताया है, उसकी बुद्धि के विकास को। क्यों? क्योंकि ये संज्ञानात्मक ज्ञान का मतलब बुद्धि से है, और इसका मतलब ये सिद्धांत भी बुद्धि से संबंधित है। तो अनुकूलन, ये अनुकूलन क्या है? अब देखिए अनुकूलन आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि किसी कह सकते हैं जो आपके आसपास का वातावरण है उसके साथ अगर आप सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तो वो कहलाता है अनुकूलन। और जितना कम आप अनुकूलन करेंगे उतनी आपको दिक्कत होगी, मतलब वो आपके अनुकूल नहीं होगा। कोई चीज अगर आपके अनुकूल है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से उसमें घुल मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज आ जाती है अनुकूलन। लेकिन अनुकूलन में क्या है, जब बच्चा जब दुनिया में आता है, जन्म लेता है, तो उसको उस वातावरण से अनुकूलन स्थापित करना पड़ता है, और उसके लिए उसे अपनी बॉडी में चेंजेस भी करने पड़ते हैं, और समाज की चीजों को देख करके, अब तक तो उसके कुछ दिख नहीं रहा था समाज, अब वो एक नए समाज में आता है तो वहां से क्या करता है, उनके साथ कुछ चीजें सीखता है और उनके साथ वही चीजें करता है, तो उसको कहते हैं हम अनुकूलन स्थापित करता है, एडेप्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है इसमें आत्मसात्करण, ये इसी का पार्ट है अनुकूलन का। अनुकूलन को हम दो पार्टों में पढ़ते हैं और यही पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। अब इसको समझना है, आत्मसात्करण और समायोजन में अंतर क्या है, छोटा सा डिफरेंस है, इसीलिए हम एक दूसरे की परिभाषा को उल्टा कर लेते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं होगी। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम आत्मसात्करण पढ़े तो इसमें एक वर्ड आया है आत्म। आत्म का मतलब होता है स्वयं, जैसे आत्मरक्षा, क्या करते हैं हम, स्वयं की रक्षा जब करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आत्मरक्षा। तो क्या करना है, आत्म जहां भी वर्ड लगाए ये स्वयं से बने। अब स्वयं का मतलब क्या है, अब जो बच्चा है उसके बाद स्वयं का जो ज्ञान हो, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, संज्ञान की, यानी कोई बच्चा है, आत्म मतलब स्वयं का ज्ञान है उसके पास, ठीक। अब उसके आधार पर जब कोई नई चीज वो देखता है तो उसको उसी से रिलेट कर लेता है। अब मतलब क्या है इसका, मतलब देखिए हमने कहा एक कुत्ता है, क्या है, एक कुत्ता, दूसरा क्या है, एक लोमड़ी है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये चीज कभी नहीं भूलनी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और बच्चों पर ये अलाउ है, आदमियों के लिए नहीं है, यानी वयस्कों के लिए नहीं बनाया, वयस्क के छोटे। तो इसका मतलब जब हम शुरुआत में बच्चा होता है, यानी 2 साल तक का, 0 से 2 यानी 1 या 2 साल का बोल सकते हैं, जब बालक होता है, अगर उसने कुत्ता देखा तो वो कुत्ता सीख के तो आया नहीं था, बुद्ध से दिख आया तो हमने बताया ये कुत्ता है या डॉग है, ठीक है। जब हमने इसको डॉग बता दिया तो उसके बाद अगली बार जब वो डॉग की तरह एक और जानवर देखता है जिसका नाम क्या है, लोमड़ी, लेकिन अब वो लोमड़ी का नाम नहीं जानता, लेकिन वो एक चीज जानता है, कुत्ते के 4 पैर, लोमड़ी के 4 पैर, कुत्ते की हाइट ऊंचाई वैसी दिखने वाली लोमड़ी की ऊंचाई, ठीक है। कुत्ते का कलर था लगभग वैसा ही लोमड़ी का कलर था, कुत्ते की पूंछ लोमड़ी की पूंछ, कुत्ते का जैसा मुंह वैसा लोमड़ी का मुंह। अब वो कंफ्यूज नहीं है, अब वो सीधा बोल देता है कि ये कुत्ता है, किसको, लोमड़ी को, क्योंकि बोलेगा, बच्चा है, क्योंकि उसको अभी नया ज्ञान नहीं है। तो वो किसके आधार पर बोल रहा है, आपके पूर्व ज्ञान, यानी पूर्व मतलब उसके पास जो ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान क्या होता है, हमारे पास जो ज्ञान है वो पूर्व का है, अभी का नहीं है। तो इसको क्या है, स्वयं के पास जो ज्ञान है उसके आधार पर जब वो दूसरे चीज को नाम देता है या समझता है या परिवर्तित करता है तो वहां कहलाता है आपका आत्मसात्करण। यानी जब पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके हम नया ज्ञान लेते हैं तो वहां कहलाता है आत्मसात्करण। दूसरी चीज आता है आपका समायोजन। समायोजन का अर्थ गलत निकाल लेते हैं क्योंकि इसे हम पढ़ते हैं, क्या करते हैं, समायोजन का मतलब किसी परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेना, लेकिन यहां इसका यह अर्थ नहीं है क्योंकि यह जीन पियाजे ने दिया है एकोमोडेशन। तो इसका क्या अर्थ है, इसका यह अर्थ है
सबसे पहले हमने देखा इसके पास स्वयं का ज्ञान था यहां पर, लेकिन यहां पर उसको स्वयं के ज्ञान का प्रयोग नहीं करना, लेकिन फिर भी उसे बताना है कि ये कुत्ता है या नहीं, ये लोमड़ी है या नहीं। ठीक है, तो जैसे अब आ जाओ एग्जाम्पल पे, फिर इसको परिभाषित करते हैं। हमने कहा एक कुत्ता लिया और दूसरा ले लिया यहां पे शेर। देख लेना क्या ले लिया, शेर यानी लॉयन। अभी क्या था, लोमड़ी और कुत्ता, अब क्या है, कुत्ता और शेर। ठीक है, क्लियर है। अब होता क्या है, उसके पास पूर्व ज्ञान है किस चीज का, कुत्ते का, लेकिन जब वो शेर देखेगा, यानी उसको अगर शेर दिखाया जाए तो वो शेर को कुत्ता नहीं कहता। कहता है क्या, बिल्कुल नहीं कहता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसके पास पूर्व ज्ञान है, लेकिन उसका प्रयोग करके वो नया ज्ञान प्राप्त करता है। प्रयोग करके ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, उसे पता है कि ये कुत्ता नहीं है, ये पूर्व ज्ञान का है ना, लेकिन उसने अपनी क्षमता के आधार पर क्या किया, उसने अपनी क्षमता के आधार पर अब इसका प्रयोग नहीं किया, किसका, पूर्व ज्ञान का, कुत्ते का। कुत्ते का ज्ञान है, लेकिन उसके माइंड में ये नहीं आया कि ये कुत्ता है कि नहीं, उसके दिमाग में क्या आया, सीधा कि कोई और दूसरा जानवर है, सीधा आंसर आएगा उसके माइंड में। उसके माइंड में कुत्ता नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वो कुत्ता से बहुत बड़ा है, बहुत अंतर है उसका। तो इसलिए यहां पे क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम साम्य धारणा। जब वो अपना पूर्व ज्ञान प्रयोग ना करके अपने कुशलता यानी क्षमता के आधार पर क्या करता है, क्षमता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर जब वो नए ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसे कहते हैं हम समायोजन। ठीक है, समायोजन हो गया, क्लियर। चलिए अगला, इन दोनों का मिश्रित रूप साम्य धारण, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में इक्विवेलेंस। साम्य धारण क्या होता है, अब इन दोनों का एक मिश्रित रूप है। ठीक है, इन दोनों के मिश्रित रूप से जब वो कुछ चीजें सीखता है, मिश्रित रूप क्या है, उसने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान का भी प्रयोग किया और अपनी योग्यता और क्षमता का भी प्रयोग किया, तो उसे कहेंगे हम साम्य धारण। मतलब जब इन दोनों तत्वों को वो एक साथ प्रयोग करता है और उसके बाद ज्ञान का प्राप्त करता ज्ञान को, तो वो कहलाता है आपका साम्य धारण। मतलब समान रूप से धारण, मतलब दोनों को हम बराबरी का स्थान दे रहे हैं जहां, तो वहां होगा आपका साम्य धारण। अगला उसका आ जाता है सोपान मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया से आपसे सीधा संबंध जा रहा होगा, जो वो क्रियाएं उसकी बुद्धि में जितना भी संक्रिया चलती हैं या क्रियाएं चलती हैं उनको बोलते हैं मानसिक संक्रिया। अब मानसिक संक्रिया क्या, उसने जितना भी दिमाग लगाया, चिंतन किया, चिंतन को, जो मानसिक संक्रिया है उसका जो चिंतन है वही मानसिक संक्रिया। मतलब वो कुछ सोच रहा है, मानसिक क्रिया कर रहा है, जो दिमाग अपना चला रहा है वही तो मानसिक क्रिया है। तो बच्चे का जो मानसिक क्रिया होती है उसको कोई कहते हैं मानसिक संक्रिया। मतलब अपना चिंतन करना, दिमाग लगाना, किसी चीज के बारे में सोचना, ये सब आ जाता है आपका अंतर्गत किसके, मानसिक संक्रिया। तो समझ गए, मन की क्रिया यानी मस्तिष्क की क्रिया को हम क्या कहेंगे, मानसिक संक्रिया। याद हो जाएगा। अगला आ जाता है संज्ञानात्मक संरचना। अब इसका भी समझ लेना। संज्ञानात्मक का मतलब ज्ञान से हुआ, ज्ञान का मतलब हुआ आपका, ज्ञान कहां होता है, बुद्धि में होता है, दिमाग में होता है, और उसका क्या होगी, संरचना, मतलब पैटर्न, एक सेट, किसकी का, संज्ञानात्मक। अब बच्चे ने जो मानसिक क्रियाएं की, समझ लेना, जो बच्चा मानसिक क्रियाएं करता है उसका एक पैटर्न होता है, एक सेट होता है। किसी चीज के बारे में हम जब शुरुआत से एंड तक जाएंगे तो वहां एक प्रोसेस रहता है, और उस प्रोसेस के सेट को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक संरचना, जिसका रिलेशन ऊपर है। अलग हमने मानसिक संक्रियाएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन उसका एक सेट जो होता है वो कहलाता है आपका संज्ञानात्मक संरचना। अगला आता है संरक्षण, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण क्या होता है, तो सबसे पहली चीज समझ लीजिएगा, संरक्षक। संरक्षक किसको कहते हैं, जो आपका हितैषी हो, आपकी रक्षा करता हो, आपको प्रोटेक्शन देता हो, आपको आपकी सेफ्टी देखता हो, तो उसको कहते हैं हम संरक्षक। अब यहां पर सीधा संबंध इससे रखना कि सेफ रखना है कोई चीज, तो क्या रखना है यहां पे, संरक्षण का क्या मतलब है, यहां मतलब है परिस्थिति, आकृति, रंग कुछ भी बदल जाए लेकिन उसका गुण ना बदले। क्या ना बदले, गुण वही रहे, तो वो कहलाता है आपका संरक्षण। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, एक नींबू है। नींबू, नींबू में क्या होता है,
नींबू आप कलर में अगर देखिए तो दो तरह का मिलता है। कैसा? एक तो आप देखेंगे हरा नींबू, दूसरा देखेंगे आप पीला, यानी ग्रीन और येलो। अब इसके ये क्या है? गुड़ नहीं है। गुड़ क्या होता है नींबू का? खट्टा होना। तो खट्टे दोनों होंगे, पहली चीज। दूसरा, दोनों में विटामिन सी पाई जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? गुड़ वही रहे, चाहे उसकी शेप मतलब छोटा नींबू बड़ा नींबू, खट्टे दोनों हैं, विटामिन सी दोनों में, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो। रंग देख लो अलग अलग है लेकिन दोनों खट्टे हैं। सेब ले लो, छोटे बड़े ले लो, पीला ले लो, लाल ले लो, हरा ले लो, क्या है? गुड़ वही है लेकिन उनकी शेप और उनका साइज और उनका कलर बदल सकता है। तो ये कहलाता है आपका संरक्षण। चलिए अगला आ जाता है स्कीम्स, यानी पैटर्न। अब स्कीम्स और स्कीमा दो वर्ड हैं आपके, बहुत ही अच्छे दोनों ही वर्ड हैं। इनको कंफ्यूज हो जाते हैं अलग करना, क्योंकि स्कीम और स्कीमा एक ही जैसे लग रहे हैं, तो समझना। स्कीम्स का मतलब होता है बच्चा जो व्यवहार करता है उसका एक पैटर्न होता है। बच्चा जो भी करता है उसका एक पैटर्न होता है। कौन सा पैटर्न होता है? जैसे हमने बताया बच्चे की नियमित क्रियाएं। बच्चा जो क्रियाएं करता है नियमित, रोजाना सुबह उठता है, फ्रेश होता है, उसके बाद नाश्ता करता है, भोजन करता है, स्कूल जाता है, ये सब क्या है? एक पैटर्न है। तो बच्चे या किसी बालक के व्यवहार का ये क्या होता है? एक पैटर्न होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम स्कीम्स। तो फिर स्कीमा क्या होता है? स्कीमा ये होता है कि कोई भी एक जटिल समस्या आ जाए अगर, तो उसको सामान्यकृत रूप में अगर हम उसको परिभाषित करें तो वो कहलाता है आपका स्कीमा। जैसे आप किसी एग्जाम्पल को, कुछ क्वेश्चन को बच्चों को बता रहे हैं या कोई चीज समझा रहे हैं, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो आप क्या करते हैं? उससे लिंक करके छोटे छोटे एग्जाम्पल देते हैं जिससे कि वो समझ जाए। तो क्या किया हमने? हम उस समस्या को समान कर देते हैं। सामान्य मतलब सिंपल। अब देखो कैसे। आपने कहा कि हमें राजधानियां याद नहीं हो रही, बच्चा भी नहीं कर पा रहा, तो इसे एक ट्रिक बता दी, तरीका बता दिया। तो क्या किया हमने? स्कीमा, यानी उसका एक सामान्यकृत रूप दे दिया। बच्चा है आपकी वर्णमाला याद नहीं कर रहा, हमने वर्णमाला याद करने के एक नया तरीका बनाया और वो बच्चा वर्णमाला अब याद कर ले रहा है। तो ये क्या किया? हमने उस समस्या को एक सामान्यकृत रूप दे दिया, तो वो कहलाएगा आपका स्कीमा। अगला आ जाता है आपका विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब है किसी भी एक चीज इकट्ठी जहां है उसको अलग अलग तोड़ दो, केंद्र उसके कई एक बना दो, तो वो कहलाएगा विकेंद्रीकरण। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि हमने देखा हमारे पास सबसे पहले राजाओं का शासन था, तो राजा एक सब पे राज करता था, ऐसा होता था। लेकिन हुआ क्या बाद में उस पर आक्रमण हुआ, अन्य राजाएं और राजा मतलब बन गए। जब और राजा बन गए तो जो पावर थी जो एक के पास थी वो बट गई। तो जो बटना है, अब लीडर मुख्य, केंद्र का मतलब विकेंद्री मतलब क्या है? वो केंद्र जो था मुख्य था वो बट गया, तो वो कहलाता है विकेंद्रीकरण। यहां हमारा किससे मतलब है? यहां मतलब है हमारा समस्या से। अगर कोई समस्या हमारे सामने आ रही है बच्चे को समझाने में, ठीक है, हम पहले बात करते हैं। हमने कहा सीधा पढ़ा रहे हैं, राम घर जाता है, बच्चे को बता रहे हैं। अब बच्चा ना तो राम का मतलब जाने, ना घर का मतलब ना जाने, ना जाना का मतलब जाने, तो फिर आप क्या बताएंगे? तो इसी को हम क्या करेंगे? टुकड़ों में बांटेंगे। पहले बच्चे को सिखाएंगे वर्णमाला, और वर्णमाला में सिखाएंगे, एक एग्जाम्पल है, वर्णमाला सिखाएंगे। वर्णमाला के बाद हम उसको राम लिखना सिखाएंगे। राम कौन होता है, क्या होता है, राम किसका नाम रखा जाता है, ये बताएंगे। घर बताएंगे, जाना बताएंगे, तब उसे समझाएंगे कि राम घर जाना क्या होता है। इसका मतलब हमने एक वाक्य को कई केंद्रों में तोड़ दिया, तो उसके बाद हमने उसको समझाया, तो उसके समझ में आएगा। तो ये कहलाएगा आपका विकेंद्रीकरण। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे लगता है अगर आपको पसंद आ रहा हो तो जल्दी से लाइक ठोक दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कितने लोगों को ये पसंद आया। अगला हमारा टॉपिक है, यहां पर 4 प्रमुख अवस्थाएं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ फैक्ट बनते हैं, जैसे कि पलटावी गुण का विकास किस अवस्था में होता है, पलटावी गुण होता क्या है। ठीक है, इसके अलावा आपने जीववाद पढ़ा होगा। जीववाद किस में होता है? जीववाद कौन सी अवस्था में होता है? जीववाद क्या है? इसके अलावा आपने पढ़ा होगा एक और, आत्म केंद्रिता। आत्म केंद्रिता क्या है, इस किस अवस्था में होती है, ये दोष है या गुण है? तो इसकी चर्चा करेंगे हम। 4 प्रमुख अवस्थाएं जो आपके अगली जो वीडियो आएगी उसमें रहेगा। लेकिन आप लोग ये करना कि पसंद आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना, जिससे कि हम ऐसी ही वीडियो डेली आपकी 3 से 4 बना सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।
तीन प्याजे की चार प्रमुख अवस्थाओं के साथ।